मेरे मोहतरम, मेरी तरफ से आपको सलाम। एक नई वीडियो के साथ आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं फरहत इकबाल आपसे मुखातिब हूँ। मैं आज थोड़ा सा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अदालतों में ये मामलात ज़ेर समाअत आ रहे हैं कि कौन अदालतों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैंने 30 साल पहले अपनी जो पहली रिट पिटीशन थी उसमें मैंने एक इज्तिमाई मामले को हाईलाइट किया था कि जो अमाउंट्स किसी सरकारी वकील के ज़रिए किसी पटिशनर को अदालत में दी जाती है उसको मौजूद जज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न किया जाए कि जी हमने मौजूद जज के दबाव के तहत पेमेंट्स किए हैं। तो ये मामलात 1992 में पहले पेश हुआ था, जब जस्टिस यानी उस वक्त के जो जस्टिस थे 1992 के, उन्होंने एक सरकारी वकील तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को बुलाया, कहा जी इसकी पेमेंट जो है कोर्ट में करनी है। तो उन्होंने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने फौरी तौर पे हुकूमत से रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हमने तमाम जितने भी टीचर्स थे आर्जी भर्ती हमने उनको फारिग कर दिया है। मैंने कहा जी अभी रिलीव नहीं किया, नोटिफाइड हो गए हैं सारे पंजाब से अनट्रेंड टीचर्स, मगर रिलीव नहीं किया। जब तक रिलीव नहीं होता पेमेंट बनती है, काम कर रहे हैं। इस बात पर हुकूमत नाराज़ हो गई कि रिलीव ना होने की वजह से पेमेंट का मुतालबा किया जा रहा है। बहरहाल मौजूद जज साहब ने डायरेक्शन तो नहीं दी लेकिन रिपोर्ट तलब की। तो इसके बाद जब हुकूमत के चंद जितने भी समझदार और उस वक्त के जो जानने वाले लोग थे उन्होंने कहा जी इनका कसूर नहीं है, नोटिफाइड होने के बाद इनकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होती है। जब तक रिलीव नहीं होता उस वक्त तमाम पंजाब के अनट्रेंड टीचर्स को तनख्वाह देनी पड़ेगी। वो काम कर रहे हैं, काम का मुआवजा लेना चाहते हैं। जिस पर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब उस वक्त जो सरकारी वकील थे उन्होंने मेरी मुखालफत नहीं की। कहता इसकी बात दुरुस्त है, यानी जो सरकारी वकील दुरुस्त बात को दुरुस्त कहे तो वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैंने उनको दुआ दी, क्योंकि सरकारी वकील का काम मुखालफत करना होता है पिटिशनर की, मगर उन्होंने इस वजह से मुखालफत नहीं की, जो काम कर रहा है उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। तो लिहाजा मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। जब मेरी तनख्वाह मुझे अदालत में मिल गई तो कुदरती मैंने उनको सलाम करके मैं घर आया, उसके लिए दुआ की अल्लाह ताला, क्योंकि वो मुखालफत भी तो कर सकते थे, लेकिन पॉजिटिव सोच रखते थे। उन्होंने कहा जी काम किया उनको तनख्वाह देनी पड़ेगी, हुकूमत को मजबूर किया। तो अल्लाह ताला ने उनको फिर बहुत अहम ओहदा पे जज बना दिया। फिर उनके सामने फिर मैं किसी और मामले में पेश हुआ, कहते थे ये तो डिसाइडेड केस है। मैंने कहा जी डिसाइडेड केस है, लेकिन पेमेंट्स मेरे अकाउंट में नहीं आई। जो पेमेंट्स मेरे अकाउंट में नहीं आती तो उसको तो आप मुझे दिलवा देना। कहता हाँ ये बात दुरुस्त है। तो उन्होंने फिर डिसाइडेड केस को रीओपन कर दिया और मेरी सीएम दरख्वास्त को रिव्यू एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके केस को ओपन किया। ये 2001 की बात है, जब वो जज बन गए। उनके बाद फिर वो दोबारा केस ओपन हुआ, समाअत हुआ। तो उनके समाअत करने के दौरान हुकूमत को एहसास हुआ कि भाई हुकूमत को चाहिए कि वो अकाउंट में पैसे भेजे और मुकम्मल भेजे। तो उन्होंने फिर उस वक्त के सरकारी वकील 2001 के मोहम्मद कासिम खान को मजबूर किया कि वो अदालत में जाकर अपना मौक़िफ़ पेश करे, क्योंकि बाकी वकील सारे सरकारी वकील नाकाम हो गए थे। तो ये सीनियर सरकारी वकील थे मोहम्मद कासिम खान,
تو انہوں نے پھر جا کے یہ ریکویسٹ کی. اس وقت جو فائنل آرگومنٹس پہ کیس تھا وہ تھا مسز میڈم فخرنساء کھوکھر صاحبہ. 2001 میں انہوں نے آرگومنٹس کو سنا تو انہوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ اجتماعی مفاد کے لیے کافی. تو انہوں نے تمام جو بھی الاؤنسز ہے وہ بھی بحال کر دیے جو کہ روک دیے تھے گورنمنٹ نے, اور تنخواہ بھی انہوں نے کہا کہ بینک میں آنی چاہیے, ثابت کرنی چاہیے. مگر کیونکہ 1992 والے جو سرکاری افسران ملتان میں تھے وہ میری مخالفت کرتے رہے. 1992 سے لے کر آج تک وہ مخالفت ہی کرتے آ رہے ہیں کہ یہ ہمیں عدالتوں میں لے جاتا ہے اور ہمیں ہمارے خلاف کیس کرتا ہے. اللہ کے بندے, جب حکومت پیمنٹ کرتی ہے تو کسی بینک میں کرنی چاہیے یا پھر اس گورنمنٹ ملازم کے ہینڈ اوور کرنی چاہیے تنخواہ. یہ تو نہیں ہے کوئی اور لے جائے تنخواہ اور اس کو کہا جی ہم نے پیمنٹ کر دی ہے. یہ ایشو جو پہلی ایف آئی آر جس کو میں کو کہتا ہوں کہ لوٹی گئی رقم کے بارے میں نے درج کرائی ایک اسکول کلرک کے خلاف 8/1992, اس کا آج تک ملزم مفرور ہے. نہ اس کو حکومت پکڑتی ہے نہ پکڑنا چاہتی. تنخواہیں میری 3 مہینے کی لے گیا ہے. اس کے علاوہ کئی اور لوگ میری تنخواہیں لے, کیونکہ میں سائنس ٹیچر تھا اور میں اپنی ڈیوٹی کا معاوضہ لینا پسند کرتا ہوں. حکومت کو بھی چاہیے جو آدمی کام کر رہا ہے اس کو تنخواہ دے. تو میں نے اپنی پوری سروس میں 100% 100% رزلٹ دیا. جہاں تک میری مخالفت ہوئی تو میں مخالفتوں کی ایک تاریخ ہے جو میرے ساتھ ظلم اور زیادتیاں کرپٹ لوگوں نے کی ہیں, کیونکہ میں کرپشن کے ہمیشہ خلاف رہا ہوں. یہ میرا طالب علمی کا ریکارڈ ہے, ہائی کورٹ میں دیکھ لیں کہ جتنی میری پٹیشنز ہیں وہ کرپٹ لوگوں کے خلاف ہیں. تو لہذا جو لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کرنے کے جو ٹارگٹ بنا رکھا ہے اس کی وجہ سے ہم اس سے ناراض ہیں. یہ کام نہ کوئی حکومت کر سکی نہ کر سکے گی, نہ کوئی کر سکتا ہے. تو میں تو اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں نا. قانون ہر شہری کو پابند کرتا ہے. آپ پڑھ لیں ضابطۂ فوجداری سیکشن 44, وہ ہر مجرم کو پکڑ سکتا ہے, گرفتار کر سکتا ہے یا اس کے خلاف قانونی کارروائی کر سکتا ہے. اگر نہیں کرتا تو پھر اس کے تعزیرات پاکستان کی دفعہ بھی لاگو ہوتی ہے کہ اگر اس کے سامنے جرم ہو رہا اور نہیں وہ جرم کی ارتکاب یا اس کی استعداد کرتا, اس کو نہیں روکتا, تو اس پہ بھی PPC کے سیکشن میں آپ کو کسی اور وقت بتاؤں گا وہ لاگو ہوتا ہے. لہذا ہر شہری کا فرض ہے قانوناً بھی اخلاقاً بھی کہ وہ کرپشن کے خلاف کام کرے. تو لہذا میں نے جب اپنی پیمنٹس کو اپنے بینک میں نہیں پایا اور کسی اور کی طرف جاتے ہوئے دیکھ لیا, کیونکہ ٹریس ہو گیا کہ فلاں کے اکاؤنٹ میں چلی گئی ہے, تو پھر میں نے کنٹیمپٹ پٹیشن دائر کی. وہ کنٹیمپٹ پٹیشن میں انہوں نے کہا جی ہم آج دیتے ہیں کل دیتے ہیں. دیتے انہوں نے مجھے 10-12 سال میرے ضائع کر دیے عدالتوں میں. کبھی پٹیشنز ڈسپوز آف کر دیتے تھے اس انڈرٹیکنگ کے ساتھ کہ ہم ابھی دے دیتے ہیں, کیونکہ معزز جج صاحبان ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ لڑائی بڑھے نہ. لہذا ہماری اس کوشش کی وجہ سے لٹیگیشن بڑھتی گئی, کیونکہ جسٹس خلیل الرحمان رمبے صاحب نہیں تھے. 2001 کے بعد جتنا میرے اوپر دباؤ بڑھا, کیونکہ میں نے اپنی تنخواہیں بھی برآمد کرائیں اور لوگوں کی بھی برآمد کرائی. جتنے پنجاب کے انٹرینڈ سائنس ٹیچرز ان کی پٹیشنز ان کی خاطر میں نے پٹیشن دائر کی 1992 میں کہ ان کو تنخواہیں دے کام کر رہے ہیں. پھر اس طرح بائی پٹیشنز دائر ہوتی گئیں اور آخر کار 8/5/2001 میں مکمل تنخواہیں جو ہیں ان کے لیے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ الاؤنس بھی دیں, سیلری پلس الاؤنسز. اس پہ اربوں روپے کا بجٹ ڈسٹرب ہوا, کیونکہ الاؤنس جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈسکریشنری پاورز ہیں, وہ دیں یا نہ دیں حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے دینے کی. پے دے سکتے ہیں, تنخواہ ملتی ہے بیسک پے, الاؤنسز کا جو ہے وہ گارنٹی نہیں ہوتی. تو الاؤنسز کی خاطر پھر 2001 کو میں نے فیصلہ حاصل کیا, اس پہ پھر عمل درآمد نہ ہوا. پھر میں نے کنٹیمپٹ ایک کی, پھر دوسری کی, حتیٰ کہ 15 کنٹیمپٹ سے مجھے کرنی پڑ گئی.
आज देते हैं, कल देते हैं, आज देते हैं। तो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस तरह की आपने लीनियंट व्यू रखा गवर्नमेंट के हक में, सरकारी वकील के कहने पे डिस्पोज ऑफ कर दिया और मसला हल न कराया। असल मसला तो था पेमेंट को बैंक में देना। अगर बैंक में पेमेंट नहीं आती और फॉर्जरी करके रिकॉर्ड बना के किसी और के खाते में डाल दें पेमेंट और मेरे कहें जी आपको तो हो गई है, तो इसको हम पेमेंट नहीं कहते, ये फ्रॉड है। लिहाजा मुझे बार बार अदालतों में जाना पड़ा। और जो हमारे सरकारी वकील मोहम्मद कासिम खान साहब थे, जब वो जज बने हाई कोर्ट में, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे रगड़ा लगाने की कोशिश की, क्योंकि वो तासुब पसंद हैं। आज भी मैं उनको कहूँ ना तो मुझे मुंह फेर लेंगे, सलाम करूँ तो मुंह फेर लेंगे। कूट कूट कर भरी हुई है तासुब। एक दफ़ा मुझे ज़बरदस्ती बुलाने की कोशिश की, हालांकि वो सरकारी तौर पर मेरा केस नहीं सुन सकते थे। ये तो और सरकारी वकील, मेरे मुखालिफ वकील थे, फिर वो जज बन गए। और वो हर कोई तो जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी नहीं होता ना, जो बदला नहीं लिया उसने, वो भी बदला ले सकते थे। मेरे सामने मैं उनकी मुखालफत कर रहा हूँ, हुकूमत की मुखालफत कर रहा हूँ, मगर उनके अंदर पैशन था, बर्दाश्त था। जब वो जज बने तो उन्होंने मुझे रिलीफ दिया। मैं रिव्यू में पिटीशन दायर कर और डिसाइडेड केस को ओपन करके फिर मेरा मसला हल कराया। तो ऐसे जज भी होते हैं जो मसले के हल के लिए बार बार उसी पिटीशन को रिस्टोर करते हैं, बहाल करते हैं, ताकि मसला हल हो जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरा डिसाइड तो आपने गलत कर दिया है, मसला तो हल हुआ नहीं, क्या दोबारा हम आपको सुन लेते हैं। तो उन्होंने फिर दोबारा केस को समाप्त कर लिया। अब इसमें दफ्तर लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच की दो राय हैं। एक कहते हैं जी डिसाइडेड केस रीओपन नहीं हो सकता, रिव्यू नहीं आ सकती, रिकॉल ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन नहीं आ सकती। आजकल यही मसला है। हालांकि मेरे जितने भी केस हैं उसमें रिव्यूज़ और रेस्टोरेशन रिकॉल की पिटीशंस के साथ, मेन पिटीशन के साथ सीएम लगानी पड़ती, क्योंकि पेमेंट अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं है। दुख की ये बात है। सिर्फ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। ये मेरे केस, ये मेरे फैसले खुदारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज मैंने देख रहा हूँ कि कितना बर्दाश्त कर रहे हैं जज साहब, हर तरफ से हमले हो रहे हैं जजेस पे। अगर ये रुकावट पहले दिन कर दी जाती और लीनियंट व्यू ख़त्म कर दीजिए, हर जज खलील रहमान रमदे बन जाता, जस्टिस मुनीर खान बन जाता, करामत नज़ीर भंडारी बन जाता, जिसके आज ही मैं आपको एक फ़ैसला दिखा सकता हूँ। उसने कहा था एसएचओ साहब ये है तकसीम जायदाद का केस, लेकिन ये जो पटिशनर है ना ये माजूर है, ये सारी ज़िंदगी सिविल कोर्टों में तकसीम जायदाद के केस लड़ता लड़ता मर जाएगा। थाना अनारकली का केस था और उसने एसएचओ से कहा कि जो तकसीम जायदाद का मामला है ये तो सिविल कोर्ट का, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं आपसे ये कहूँ कि जिसने तशद्दुद करके पटिशनर को उसकी जायदाद से महरूम किया है, आप उसका कब्ज़ा बहाल करवाएं। तो न सिर्फ कब्ज़ा बहाल हुआ, बल्कि उसको जिसने उसकी जायदाद हथियाई थी वो उसका पूरा हिस्सा दिलवाया। ये हैं जस्टिस करामत नज़ीर भंडारी साहब के कमालात। ऐसे जज कहाँ हैं? आज देखें कि बहुत से जज साहबान खुद रो रहे हैं कि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। क्या है? इस तरह होता है जज की सीट का तकद्दुस। खुद आप जजों की ये हालत है कि वो खुद अपनी तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे। मैंने ये 33 साल पहले तो मेरी पिटीशन थी 22/66/1990, जो मैंने कहा था कि तमाम लोगों को बीएड का इम्तिहान देने की इजाज़त दी प्राइवेटली तौर पर। हर बंदा प्राइवेट बीएड कर सकता है, आज नहीं पहले की बात है। अब कानून चेंज होगा, दाखिला लेना पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें मैंने एक एक करके साइंस टीचिंग अलाउंस बहाल कराया। अच्छा, इसके अलावा 12,000 रुपये नहीं दे रहे थे तो मैंने हुकूमत के खिलाफ हर गरीब को दो, हर गरीब को 12,000 रुपये दो, क्यों नहीं देते? कोविड-19 का माहौल था,
عمران خان کے خلاف میں نے پٹیشن دائر کی. اس کا یہ ہوا کہ SHO صاحب میرے پیچھے پڑ گئے, پولیس میرے پیچھے پڑ گئی کہ یار آپ نے تو عمران خان کے خلاف فوجداری کیس دائر کر دیا, FIR درج کرو. میں نے کہا ہاں میں نے کیا. جب غریب آدمی کو 12,000 نہیں ملیں گے تو وہ میرے پاس آئے گا, جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کی مدد کروں گا. انہوں نے کہا پھر آپ لے لیں, ہم ان کو نہیں دیتے. تو یہ معاملہ ہے. اب کیا کیا جائے؟ حالات ایسے ہیں کہ اب جج صاحبان اپنی سیکورٹی کی بھیک مانگ رہے ہیں کہ یار ہمیں بچاؤ. اب میں ان کو کہوں گا کہ پہلے ہی دن آپ اگر جسٹس کرامت نظیر بھنڈاری بن جاتے, اگر جسٹس منیر خان بن جاتے, اگر پہلے دن آپ جسٹس خلیل الرحمان بن جاتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے کہ آپ کو لفافے آ رہے ہیں, دھمکیاں آ رہی ہیں. تو خدا رہا اب بھی وقت ہے. جو عدلیہ کی آرڈرز پہ کمپلائنس نہیں کرتا, پرانے ہوں یا نئے ہوں, ان کو جیل بھیج دو. دیکھو ٹھیک ہوتا ہے نا, کوئی آپ کے خلاف وائرل نہیں ہوگی, کوئی بات وائرل نہیں. آپ سزا ہی نہیں دیتے, آپ سزا دینے پہ تمادہ ہی نہیں ہوتے. 15 پٹیشنز ایک آرڈر پر امپلیمنٹیشن کے لیے دائر ہو چکی ہیں اور ابھی تک اس کا 99% عمل درآمد 1% رہتا ہے. اور اس میں اندر ناراض ہو گئے میرے ابھی موجودہ جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب, کہہ رہے جی آپ نے تو اتنے سارے کر. میں نے کہا جی آپ میری پیمنٹ ثابت کر دیں کسی بینک میں, پورے پاکستان کے بینک میں. یہ جو کہتے ہیں نا اتنی پیمنٹس کر دی ہیں تنخواہوں کی, تو اتنی پیمنٹ کی لسٹ مجھے دی ہے, یہ ہے کہاں پہ؟ وہ کہتے سرکاری وکیل کہنا جی غلطی ہو گئی ہے. تو اسی کو میں نے کہا جی پوچھیں غلطی ہو گئی ہے, فورجری کی ہے؟ نہیں جی آپ ناراض بہت کرتے ہیں جسٹس عابد حسین چٹھا صاحب کی. میری باتیں اب تک میرے دماغ میں گھوم جاتی. یار وہ جج ہو کہ اتنا ہی غلط حرکتیں کرتا رہا, سیٹ پہ بیٹھ کے دھمکیاں دیتا ہے, میں یہ کر دوں گا, میں وہ خدا ہے؟ نہیں, عابد حسین چٹھا سے پوچھیں کیا وہ خدا ہے؟ اب ماشاءاللہ جسٹس صاحبان شہباز رضوی صاحب آئے ہوئے ہیں ملتان بینچ میں, کوشش کروں گا ان سے جا کر بات کروں کہ جناب یہ آرڈرز ہیں, اس کی کمپلائنس تو کریں یا کروائیں. اور بہت سارے ایسے جج جو مجھے پرسنلی جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ, کیونکہ 1990 میں میری پہلی پٹیشن تھی B.Ed کے لیے, تنخواہ کے لیے 1992 میں آیا ہوں. پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. سینکڑوں پٹیشنز میں نے خود دائر کی ہیں, خود سماعت کے دوران میں آرگو کیا. میں نے وسعت تو ہے, تجربہ بھی ہے, لیکن اب وہ جج نہیں رہے. اب دیکھیں نا جج بیچارے, مجھے افسوس سا کہنا ہے کہ تم یار اس کی انکوائری کرو, تم دیکھو, پورا پاکستان پریشان کر دیا انہوں نے. جو خود انصاف ان کو نہیں ملتا, ہمیں کیا انصاف دیں گے؟ اب بہت ساری باتیں ہیں وہ میں کہوں گا جو میں نے ان 33 سالوں میں دیکھی ہیں, تو 1990 سے آج 2024 تک. تو یہ پھر میں راز سینے میں ہی رکھا ہوا, بہت سارے راز ہیں کہ کون جج کیا کرتا تھا, کیا کرتا رہا ہے. ہاں کتاب تو میں لکھوں گا, یہ بات ہے. اس کے بارے میں نے سوچا ہے کہ کتاب لکھوں. جیسے قمر انتظار صاحب ہمارے ملتان بینچ کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے 4 کتابیں لکھی ہیں عدلیہ میں کرپشن کے اوپر. وہ پڑھیں, پتہ چل جائے گا کون کیا کرتا رہا ہے. میں ان سے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کے بس کی بات نہیں, مجھے ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی تھی کتاب لکھنے پہ. بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں عوام سے, لیکن ہماری کچھ مجبوری ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جج آج بھی جسٹس خلیل الرحمان بن کے دکھیں. جسٹس خلیل الرحمان مرندے بنیں گے تو عدلیہ کا وقار بننے گا, ورنہ نہیں بنے گا. یہ نوٹ کر رہے ہیں, جتنے مرضی زور لگا رہے ہیں. آپ سرکاری وکیلوں کے ساتھ بیٹھ کے گپے لگاتے ہیں, پھر حکومت اور آپ ایک ہی چیز ہیں. میں نے ہر حکومت کے خلاف کیس کیا. مجھے پتہ ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف جب آواز پڑتی تھی تو ساری دنیا کہتی یہ پاگل ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے وہ پٹیشن میری ایکسیپٹ ہوئی. عمل درآمد نہیں ہو اور بات ہے, لیکن پٹیشنز میری ایکسیپٹ ہوئی. تو میں نے جسٹس شہباز رضوی صاحب سے کہا تھا
कि देखें जी बड़े लोगों के खिलाफ FIR क्यों नहीं दर्ज होती, छोटों के खिलाफ होती है। तो उन्होंने कहा जी ये हमारे मुल्क का अलमिया है, कानून बनाई गरीबों के लिए, छोटे लोगों के लिए। अब कहाँ से हम लेके आएंगे ऐसा निज़ाम जो बराबरी का हो। आर्टिकल 4 और 25 क्या कहता है? ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, मगर है नहीं, नज़र ही नहीं आएगा। माशरे में देख लें, सारे गरीब अंदर पड़े हैं जेलों में और अमीर जो हैं दंडाते हैं स्ट्रीट्स में। बहुत सारी हमारी जो इश्यूज़ हैं वो इसी वजह से हल नहीं हो रहे, इसमें मसले हल नहीं हो रहे कि हमने अमीर और गरीब का फ़र्क बना दिया माशरे में। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी ऐसा नहीं कहा, जिसको हम जिसकी पैरवी करते हैं। उन्होंने कहा तक कि मैंने गुर्बत को पसंद किया, गरीब होना जुर्म नहीं है। मेरे अरबाब इख्तियार को मैं कहता हूँ, मैंने गुर्बत देखी है, लेकिन मैंने हमेशा अदालतों में अपनी गुर्बत का दिफा किया है कि मैं गरीब ज़रूर हूँ मगर कमज़ोर नहीं। इसी वजह से मुझे सरकारी वकील जो मुल्तान बेंच, मेरा ज़्यादा केस लाहौर में भी किया है, प्रिंसिपल सीट पे भी किए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मुझे चीफ जस्टिस साहब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के सामने पेश हुआ था, उधर भी मेरे तो मामला चलते रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कैरी ऑन, कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, करप्शन के खिलाफ है। मेरा और कोई मकसद नहीं। अगर करप्शन ख़त्म हो जाती है तो उससे ज़्यादा क्या चीज़ है, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। और ये जो मकाम रिकॉर्ड भी बता रहे हैं, एंटी करप्शन का रिकॉर्ड देख लें, FIA का रिकॉर्ड देख लें, NAB का रिकॉर्ड देख लें, उन लोगों के खिलाफ दरखास्तें हैं जो करप्ट है, जो करप्शन करते रहे। अब भी पेंडिंग पड़ी है, कौन इसको डिसाइड करेगा मुझे नहीं मालूम। मैं तो यही कहूँगा कि आवाम जो है अब करप्शन के खिलाफ खड़ी हो जाए, जो भी फ्रॉड करते उसको पकड़ लें, उसको अदारों के हवाले करें, यही हल है, पकड़ लें। सेक्शन 44 के तहत जो करप्शन करता है नज़र आता है, सेक्शन 44 का इख्तियार हर शहरी को हासिल है, ज़ाब्ता फौजदारी CRPC, कि आप गिरफ्तार कर सकते हैं और उसको मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर सकते हैं। अगर इदारे जो है थोड़ा सा हिम्मत कर लें तो अवाम को इसके अंदर ना डालें। NAB, FIA और एंटी करप्शन, ये तीनों करप्शन के खिलाफ काम कर रहे हैं, ये कोशिश करें तो हाल हो सकता। मेरे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फिर अगली मुलाकात आपकी नई वीडियो में करूँगा कि क्या क्या करते रहे हैं। लिहाजा मैं चाहता हूँ करप्शन ख़त्म हो जाए, बस यही मेरा है। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आपको बड़ी मेहरबानी। तो मैं भी बात कर रहा था कि करप्शन को ख़त्म करने के लिए आप मेरा साथ दें, जितना हो सके। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, जितना हो सके। मैं हो सकता है आपके कमेंट्स जो आप लिखते हैं उससे मुझे गाइडलाइंस मिलेगी, क्योंकि मेरी जो सारी उम्र है वो अदालतों में ही आर्गू करते करते, बहस करते करते गुजर गई है। अब वो जज नहीं रहे, अब मैं क्या कहूँ। अब जज जो होते हैं वो पहले सरकारी वकील से को प्रोटोकॉल देते हैं, फिर वो कहते हैं, और अब तो सरकारी वकील भी उनके सामने पेश नहीं होते। अब वो किसको डायरेक्शन करें, किससे बात करें। तो मेरी इसी वजह से जस्टिस शकील अहमद साहब और इसी वजह से जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी साहब और इसे अहमद नदीम अरशद से नाराज़गी है, और वो भी नाराज़ हो गए हैं मेरी बातें सुन के। मैंने कहा जी आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सकते तो छोड़ दें मेरा केस। जैसे जस्टिस मोहम्मद शान ने कहा था कि मेरे पास कोई हथियार नहीं, मैं इम्प्लीमेंट करा दूँ। मैंने कहा आप शिफ्ट कर दें, या मेरी अमाउंट, मेरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में नहीं आई तो सरकारी वकील की बात कैसे अहमियत देती है कि अभी पेमेंट हो गई है। भाई पेमेंट जो हुई है वो कहाँ हुई है? कोई बैंक तो लिख के देना कि ये लिस्ट है, हमने ये पेमेंट ले ली है। 42 बैंक हैं, कोई तो बैंक जो है हमारे, अब मैंने पता किया अकाउंट ऑफिस मुल्तान से, कह रहे जी हमारे से गलती हो गई है। अब बताएं आप चट्ठा साहब को जो कहते हैं जी पेमेंट हो गई है, बताएं मोहम्मद रज़ा कुरैशी साहब को जो नाराज़ बैठे हैं, शकील अहमद साहब जो है वो उल्टा नाराज़ हुए बैठे हैं, जस्टिस शकील अहमद साहब। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे ऐसे जज आ रहे हैं, वो हौसला रखते नहीं हैं,
खुद अपने आप को जज बनवा लेते हैं और अंदर जो है वो जज वाली एबिलिटीज़ होती नहीं है, इसलिए वो मचान साहब को घर जाना पड़ा। वो सुल्तान राय बन जाता था गंडासा उठा कर, इससे क्या फ़ायदा हुआ? कई ऐसे जज हैं जिनकी मैं बात बताऊँ, मैंने उनकी कंप्लेंट्स की हैं, फिर कुदरती वो जज नहीं रहते, उसमें मेरा क्या कसूर है? कह रहे हैं जी आपकी कंप्लेंट की है। मैंने कहा जी वो तो अल्लाह से दुआ मांगी थी, अल्लाह इसको जज ना रख, ये मेरे खिलाफ वो मनफी सोच रखता है। 2011 में अब क्या करें, जावसन शाह साहब कहने लगे जी मैं तो आपको पेमेंट देखता हूँ कि हो चुकी है। मैंने कहा रिकॉर्ड में तो हो चुकी है, फिजिकली तौर पे नहीं हो बैंक में। कह रहा जी मैं तो लिखूंगा, यहाँ तो ये नहीं करता। मैंने कहा जी आपको अल्लाह ताला पूछेगा, कह दिया था मैंने। और वो ऐसा हुआ कि चंद दिनों बाद ऐसे बीमार को रिजाइन करना पड़ गया। फिर वो इसी तरह शौकत उमर पीरजादा साहब आ गए, कह रहे जी मैंने शहबाज शरीफ के खिलाफ नोटिस नहीं करना। मैंने कहा जी वो अबाउट द लॉ नहीं है, तनख्वाह का मामला है, तनख्वाह जो है वो मेरी मिल जाए तो मैं शहबाज शरीफ के पीछे नहीं पड़ता। कह रहे मैं तो नहीं करता। मैंने कहा खुदा आपको जज से हटा देगा, देख लेना। तो चंद दिन के बाद मेरे साथ बैठे हुए थे। तो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, जो किसी के साथ जुल्म करते हैं, चाहे जज हो, चाहे सरकारी वकील हो, चाहे हुकूमत हो, वो नहीं रहती। वो कहते हैं ना कुफ्र पे हुकूमतें कायम रह सकती, जुल्म पे नहीं रह सकती। अब इतनी हुकूमतें तब्दील हुई हैं, उन्होंने कभी आपने गिरबान में देखा है कि हमारी हुकूमत क्यों गई है? जुल्म की वजह से। आपने अवाम को डिलीवर कुछ नहीं किया, वोट ले जाते हैं, फिर उसके बाद मुड़ के आते नहीं हैं। आप आएँ, हर घर में जाके कहें शुक्रिया जी आपने हमें वोट दिया, बताएं हम आपके मसाइल हल करें। ये क्यों नहीं करते? हमारे जो खलीफा मुतल मुस्लिमीन थे वो तो रात को उठ के जाके लोगों के घरों में देखते थे कि किसी के पास कोई कमी तो नहीं है। तो ये हमारे जो अपने आप को हुक्मरान बनने बैठे, ये क्यों नहीं रातों को उठ के आते और किसी से जाकर पूछते, गरीबों को जाकर पूछते किसी के घर में आटा है या नहीं है? ये कौन पूछेगा? गरीबों का हाल कौन पूछेगा? फिर वोट लेके बस ख़त्म। चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे नवाज लीग हो, मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप हो, जो इक़्तिदार में है, इनको चाहिए कि आज भी वो हर घर में जाएं, हर घर में जाएं, या अपने नुमाइंदे भेजें, अपने MP भेजें, अपने कारकुन भेजें, बताएं जी मसले कोई हैं। जब मसले हल होंगे तो मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी ना, जब मुल्क मुस्तहकम होगा। जब मसले ही मसले, मसालिस्तान पाकिस्तान का आपने मसालिस्तान बना दिया, और ये जो लूट मार का काम इतने तेज़ी से हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं कि बड़ी बड़ी कॉलोनी में बड़े बड़े टाइकून ने इतने इतने महलात खड़े कर दिए। क्या ये आवाम का पैसा नहीं? इसके बारे में आप पूछें ना। 2-2 अरब रुपए की कोठियां हैं, फार्म हाउस हैं, ये पैसा कहाँ से आया? कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछे नहीं इनसे। अगर हलाल की है तो ठीक है, अल्लाह ताला जिसको दे हमें तो कोई इतराज़ नहीं। अगर आपने गलत तरीके से आवाम को लूटा है, किसी और 2 नंबरी की है, तो आप बेशक अपनी आकबत संवारने के लिए उसको गिरा दें, माफ़ी मांगे अल्लाह से और कहें जी मैं माफ़ी मांगता हूँ अल्लाह से, और ये तमाम पैसा जो है जिससे लूटा है वापस कर दें। आपको आप आखिरत की फ़िक्र नहीं है, मरना नहीं है आपने। जितनी ज़्यादतियाँ आप आवाम से कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं देना। कभी सोचा आप? गलत बहाने वादे कर के आवाम से वोट ले जाते हैं और फिर आवाम को वही हालत है। कितने घरों में शाम को खाना नहीं पकता। आप बैंकों को कह दें शनाख्ती कार्ड देखें और उनको खाने की रकम दें, कम अज़ कम इतना तो कर सकते हैं कि शनाख्ती कार्ड पे सरकारी मुलाजिम को कह दें किसी भी तरीके से हर बंदे के रात को खाना जो है अगर नहीं पकता उनका, तो हुकूमत को चाहिए उसको खाना फिर मुहैया करे। उसका क्या है, बैंक को फ्री कर दें कि उसको खाने की रकम दे सकता है शनाख्ती कार्ड की। किसी भी सरकारी मुलाजिम को कह सकते हैं कि आप उसको यानी ऑथेंटिकेशन करके उसको रात को खाना पहुँचाए। मेरा मकसद कहने का ये है कि जो काम फलाह आप कर सकते हैं वो तो करें ना। फ्रॉडों को पकड़ें, फ्रॉड करने वालों को जेलों में डालें, रिश्वत लेने वालों को जेलों में डालें, पकड़ें। पाकिस्तान की हिफाजत करनी है ना, हल्फ भी उठाया हुआ है तो ये काम करें। कड़वा है मुझे पता है, जो मैंने अदालतों में मुझे बाहर आके मुझे जो मुखालफिन मेरे
वो रिश्वत लेने वाले मुझे साथ क्या धमकियाँ लगाई, एक फायर मार देंगे, बस्ट मार देंगे, ये कर देंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। मुझे क्या ज़रूरत है मुझे किसी से डरने की। जब यहाँ तक इस उम्र में पहुँच गया हूँ, मेरी जो लड़ाई है वो मेरे तालिब इल्मी से आ रही है। एंटी करप्शन का रिकॉर्ड दिया, एक बड़ी जंग की है मैंने करप्ट लोगों के खिलाफ, रिश्वतखोरों के। और इसी वजह से फिर मुझे जितनी मेरा अच्छा रिजल्ट देखा है पढ़ाने का, जब मैं पढ़ाता था, उसकी वजह से उन्होंने गुड क्लियर किया। यार इसकी तो रिजल्ट 100% है, इसका जो काम पढ़ाने का तो वो तो उसका मुकम्मल है। रिजल्ट तो उनका एज ए साइंस टीचर ये ठीक है, 100%। हाँ, ये दरख्वास्त देता है रिश्वतखोरों के खिलाफ, करप्शन करने वाला, ये इसकी आदत है, मजबूरी है, इसको मैं नहीं रोक सकते। तो उन्होंने फिर डिक्लेयर किया हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा जी ये हाथ जोड़ते हैं, हम इनको तनख्वाहें भी देते हैं। जो मेरी तनख्वाहें रोकी थी वो तो मुझे मिल गई हैं, जो मेरी पहले जो लूटी हुई हैं वो नहीं मिली। जो मुझे हैंड ओवर कोर्ट में की है ना, वो मैंने खुद वसूल की, चेक वसूल किया, वो चेक वसूल किया, भैया आके अपनी पेमेंट ले लें। ये तो है पेमेंट जो उन्होंने भेजी है ना, मुकम्मल नहीं मिली, उसमें रखना डाका डाला हुआ है, वो मैं ले लूँगा। वो मुझे पता है कैसे लेनी है, क्योंकि उसके लिए रिश्वत देनी पड़ती है। लेकिन मैं रिश्वत के खिलाफ हूँ और मैं चाहता हूँ कि बगैर रिश्वत के कोई जज मुझे दिलवा दे। अब आए हुए हैं मेरे सेठ साहब, बहुत अजीम इंसान है, बहुत तहम्मुल से सुनते हैं। शहबाज रिजवी साहब आए हुए हैं, सेठी साहब आए हुए हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुल्तान बेंच में बैठे हैं, अगर वो मेहरबानी कर दें, उनकी मेहरबानी है, उनके केस समाप्त पहले कर चुके हैं। तो ये चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मेरा आपसे मुखातिब होने का मकसद यही है कि खुदा करप्शन के खिलाफ आप हिम्मत करें, पाकिस्तान को करप्ट लोगों से बचा लें। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी टीम है। जब मेरी टीम का एक फर्द गया था ना स्विट्ज़रलैंड करप्शन करने वालों के सासे चेक करने के लिए, तो वो भी मेरी टीम का हिस्सा था, लेकिन वो डर गए। वो कह रहे कि हम तो इतने बड़े बंदे को फेस नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा ठीक है, अल्लाह से पूछे, अगर ये सारी बातें मैं बताने लग जाऊँ तो बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। मैं इसलिए आपसे कहता हूँ आप मेरी दुआ करें, और जो हो सके कमेंट्स में मुझे मशवरा दें कि ये काम आप इस तरीके से करें। इमरान खान से क्यों शिकस्त हुई कि उसने लीडर बनना था, छोटे छोटे जुगाड़ में आके उसने अपने आप को बदनाम कर दिया। क्लीन होना चाहिए लीडर को, उसके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, चाहे उसने लीगल तरीके से जो भी कमाई की है, लेकिन इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, जवाब होना चाहिए। अगर मैंने अपनी पेमेंट अदालतों में ली है ना, तो मैंने अपना काम मुकम्मल करके लिया। मेरा काम था पढ़ाना, 100% रिजल्ट दिया है। चाहे जिस तरह भी मैंने किया है, मेरा रिज़ल्ट 100% है, और मैंने बच्चों को मुतमईन करके लिखवाया है कि हमारे ये टीचर बहुत अच्छे हैं। मैं इंतज़ामिया के निगाह में तो गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के निगाह में कभी गलत नहीं। उनके लिख दिया है, मेरे हक में लिख के दिया है। मेरे से टीचर से कोई शिकायत नहीं। जब मेरी गैर हाजिरी लगती थी ना, मैं फिर भी स्कूल में मौजूद होता था, पढ़ा रहा होता था। फिर उन्होंने कहा जी ये गैर हाजिर है। मैंने कहा जी हमारे असाइनमेंट है, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसी जगह पे मैंने बच्चों को कह दिया अगर मुझे स्कूल में इंटर नहीं होने दे रहे मुखालिफिन, तो आप फलां जगह पे बैठ के अपने घर, मैंने एक अलहदा लेके उनको दिया कि आप यहाँ आके पढ़ें, मैं आपका रिज़ल्ट पूरा करके जाऊँगा। और मेरा रिज़ल्ट 100% थ्रू आउट माई कैरियर। तो इस वजह से फिर ये मजबूर हो गए मुझे गुड लिखने पे। इनोसेंट भी लिखा है, गुड भी लिखा है। आप उसकी बात महकमे की तरफ से मेरे कोई ऐसे एतराज़ नहीं है, सिर्फ क्या है कि जज नाराज़ है मेरे से ज़ाती तौर पर। जस्टिस कासिम खान, वो भी मेरे, क्योंकि वो सरकारी वकील था और मैं उसका मुखालिफ वकील था एज ए पटिशनर। 8 साल मैं उसके खिलाफ लड़ता रहा,
यानी वो सरकारी वकील तो 8 साल रहे ना, तो मैं उनके साथ मेरी जंग होती रही। मुख्तलिफ इश्यूज केस में वो पेश होता था। जब वो जज भी बन गया तो मुझे कोशिश की रगड़ा लगाने की। इसी तरह जस्टिस शकील साहब से मेरी लड़ाई हो गई। वो सुल्तान रही बन के, मैंने कहा जी आपने सुल्तान रही बना, आप जज बने, आप जज बन के दिखाएं, आप दूसरों के सामने इंसल्ट न करें। जब मैंने वसूल नहीं की अमाउंट, मेरा बैंक कह रहा है, तो वो बेवकूफ़ हैं बैंक वाले, ये सामने खड़े हुए हैं बैंक वाले, ये फ्रॉड करते हैं। गवर्नमेंट किसी और को दे के और मेरे खाते में चढ़ा दिया पेमेंट। वो थोड़ी सी है, बेशक है थोड़ी सी, लेकिन कभी न कभी मिल जाएगी। मुझे श्योरिटी है, रिश्वत देने से मुझे पता है कि डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस वाले पैसे ट्रेस करके दिलवा देंगे। पहले भी उन्होंने दिलवाए किसी सिफारिश के जरिए, मैंने सिफारिश दिलवाई थी। जायज़ काम में सिफारिश दिलवानी चाहिए। तो उसके बाद मुझे पेमेंट हो गई। कहाँ गए तमाम जितने ऑर्डर्स डिसमिसल्स के, वो तो पेमेंट करने को आप भी तैयार हैं, मगर वो कहते हैं कि हमें आबिद हुसैन चट्टा से डर लगता है। अब मेरे आबिद हुसैन चट्टा साहब, जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा से क्या लड़ाई है, वो उनको रोक के बैठे हैं। वो कह रहे हैं जी वो हमें रोक के गए हैं, और तहरीरी तौर पर रोक के गए, इसको पेमेंट नहीं करनी, जबकि बनती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के तहत भी बनती है। 3.5 लाख रुपए दिए, बाकी वो कहते हैं देने को तैयार। ये सारी बातें मैंने बात इसलिए कह रहा हूँ कि वो जज ऐसे नहीं रहे कि बात को तहम्मुल से सुने, नहीं रहे। आए बाएं शाएं करके और आगे पूछे इनसे कितनी डिस्पोजल से मेरिट पे पूछे। और ये बातें मैं जस्टिस अनवार हुसैन को सारी पता है। जब मेरी जस्टिस मोहम्मद शान गुल से लड़ाई हुई थी कोर्ट के अंदर, उसने कहा कि आप पेमेंट ले चुके। मैंने कहा जी आप पेमेंट खुद ले लें, मैं नहीं लेता, लेकिन पेमेंट साबित कर दें बैंक से। ये चीज़ें बातें मुझे इसलिए कहनी पड़ती हैं कि जब जज खुद कहता है कि जी हम पेमेंट तो आपकी होगी, तो भाई कहाँ पे हवा में होगी है, मेरे अकाउंट में नहीं आई भाई साहब, मेरे अकाउंट में नहीं आई। आप मुअज़्ज़ज़ जज हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, मुझे आप मजबूर न करें। इस वजह से फिर वो उलझाव होता है। और जब जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने वो मिसल जब फाइल फाड़ दी गुस्से में आकर, तो मुझे कहना पड़ा कि ये जज ही सही नहीं है, जो कि अंदर तहम्मुल ही नहीं है बात सुनने का। इतना हौसला चाहिए जज को, बहुत हौसले वाला, जैसे मुजम्मल अख्तर शबीर हैं, आप कमाल के हौसले वाले आदमी, ऐसा जज मैंने नहीं देखा। गुलाम महमूद कुरैशी साहब थे, क्या बात है, बहुत तहम्मुल से बात सुनते हैं। तहम्मुल बहुत ज़रूरी है, जज को पैशन होना चाहिए। आप देखें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ऐसे उछल के बस मैं तो समझ तो ये जज के अंदर क्या है, पता नहीं इनको किस चीज़ का मान है। अब वो मान सारा निकल गया, अब थ्रेट आ रही है। अब तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है, ऐसे मामलात सोशल मीडिया पे मैं पढ़ के परेशान हो जाता हूँ। यार जज तो टका टोकरी हो गया, हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज, ऐसे उनके कमेंट्स उनके ऊपर आ रहे हैं। और वो एक चैनल बाहर से बैठ के लोग बना के वो अपने वायरल कर रहे हैं, अपने अवाम को वरखला रहे हैं। तो ये कौन रोकेगा? हुकूमत फिर खुद जो है, मुझे लगता है कि वो मुखलिस नहीं है जजेस के साथ, क्योंकि नवाज शरीफ को भी जजेस ने ही रगड़ा लगाया था, और हमारे आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान को भी जजेस ने 11 साल जेलों में रखा। तो ये अंदर से अगर साफ हैं तो इनके एहतराम में उनको कह दें कि हमने वो जज भर्ती करने हैं जो टेस्ट इंटरव्यू दे के आएगा। हाई कोर्ट का कोई भी जज हो, सिफारिश पे जज नहीं बनना चाहिए। एक क्लर्क भर्ती होता है, टेस्ट इंटरव्यू देता है। हाई कोर्ट का जज होता है, उसका कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई उसकी टेस्ट नहीं है। अब वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस बन जाता है। तो ये छलनी तो होनी चाहिए ना, मेयार होना चाहिए। जिसकी ज़्यादा सिफारिश है उसको जज बना देते हैं हाई कोर्ट का, ये कोई कमाल नहीं। उससे कहीं काबिल लोग बाहर बैठे हैं। चौधरी ताहिर महमूद, जिसके पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा केस किए पेरेंट्स, केसों में पेरेंट्स, उनको बनाना चाहिए था, जिसको तजुर्बा है।
लेकिन क्या करें, वो गरीब आदमी था और उसने मेहनत करके अपना एक मकाम बनाया, उसको जज नहीं बनाते। तो जज बनाने के लिए भी एक टेस्ट इंटरव्यू होना चाहिए हाई कोर्ट में। पार्लियामेंट कानून पास करे, म्यार होना चाहिए कि जो छलनी से आता है ना बन के, जैसे एडिशनल सेशन जज बनते हैं, टेस्ट देखते हैं, सिविल जज बनते हैं, टेस्ट देते हैं, इंटरव्यू होता है। डिप्टी कमिश्नर अच्छी पोस्ट पे आता है, जब वो सीएसएस करके आता है, इंटरव्यू दे के आता है। हर अहम पोस्ट पे बैठा हुआ बंदा टेस्ट इंटरव्यू पे, मगर हाई कोर्ट का जज वाहिद है जो कि कोई टेस्ट नहीं देता, कोई इंटरव्यू नहीं देता, उसको कमेंड हो जाता है भाई फलां चीफ जस्टिस के साथ इसकी यारी है, लिहाजा इसको लगा दो। वो कमेटी बिठा देते हैं और स्क्रूटनी भी हो जाती है और उसका कोई समझ नहीं आती वो कैसे हो गया, सारे काम फिर हो जाते हैं। तो ये भी आपने पाकिस्तान की मोहब्बत में करना। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी है उसके अंदर मेरिट होना चाहिए, टेस्ट इंटरव्यू होना चाहिए। कैसे ऐसे जज मैंने देखे हैं जिनको CRPC और CPC पे अबूर ही नहीं है। अब मैं क्या कहूँ, जो बातें मैंने देखी हैं अदालतों में 1990 से आज तक, तो ये बड़ा तजर्बा होता है। सैकड़ों मेरे केस ऑन द रिकॉर्ड पड़े हैं। एंटी करप्शन में मैं तकरीबन, मुझे याद पड़ता 1978 में मैं गया था, जब मैं तालिब इल्म था। 1978 से आज तक मेरा रिकॉर्ड एंटी करप्शन में मौजूद है या सरकारी दौरों पे मौजूद है। मैं तो उस वक्त से इन करप्ट लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूँ, और मेरी हिफाजत कौन कर रहा है? मेरा रब कर रहा है। वो कहते हैं ना, जिसको खुदा बचाए तो उसको कोई नहीं मार सकता। ये मेरे ऊपर फिट बैठता। पूरी दुनिया मेरी मुखालफत करती रही है। एक दिन ऐसा था कि सारे जो है ना घूमते नाराज अवाम को भी बरकलाया गया कि ये पार्टी हैं जो हैं वो मेरे खिलाफ हो गई। मैंने कहा जी अल्लाह ताला मेरी हिफाजत कर रहा है, मुझे अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं है। एजेंसियों ने मेरे पीछे इतना जोर लगाया है, वो मुझसे पूछते थे फरहत इकबाल कहाँ है। ये ऐसी वक्त भी आया, एजेंसियों वाले मुझसे पूछते थे, हाई कोर्ट में बैठा होता था अपने दफ्तर में। तो मैंने कहा जी आप ढूंढ लें, कहीं मिल जाएगा। कुदरत ने बचाना था। बड़े बड़े वाक़यात मैंने देखे, कई दफ़ा हादसा हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा बचाया जैसे पता ही नहीं चला कि कैसे बचा। मेरे बच्चे खुद हैरान होते हैं, अब्बा जी आप कितनी लाइफ, इतनी मुश्किल लाइफ। मैंने कहा बच्चा कुर्बानी देनी, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी चाहिए, अपनी जान की, अपने वक्त की। ये चीज़ें आप लोग शेयर करें ताकि हो सकता है कि मेरे जैसे दिलेर आदमी मज़ीद पैदा हो जाए। अवाम के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं सर फिरे से, जो कि पाकिस्तान के लिए सर कटाने के लिए तैयार हैं। अब मुझे मार भी देंगी तो क्या होगा, मेरी तो उम्र एक्सपायर हो गई है, वैसे ही मरना है वैसे ही मरना है। अब तो मैं बोनस पे हूँ, ठीक है। अगर मुझे मार देंगे तो शहादत की मौत है, अगर नहीं मारेंगे तो अल्लाह बचाने वाला है, बचाएगा। मुझे यकीन है, मतलब बहुत ज़्यादा यकीन है। आप खुद सोच लें कि इतनी तगो दो। आप जब किसी वक्त अपने नुमाइंदों से मेरे बात करेंगे ना, बजरिया अपना नुमाइंदा में से कोई बात ऐसी शेयर करेंगे तफसील या सबूत, तो मैं बताऊंगा कि यार देखो मैं वाहिद, मेरी दुनिया पूरी मुखालिफ थी, लेकिन मेरा एक बाल भी पीका नहीं कर सकता। हुकूमतें मेरी मुखालिफ, सरकारी वकील, चंद जज मेरे खिलाफ हो गए। जो चाय के कप पे सरकारी वकील कहता है ना जी कि चाय पीने आए हैं, तो वो मेरे खिलाफ भड़काने जाते थे कि आपने कोर्ट में ये किया है, आपने ये देखें, ये बंदा लिटिगेंट है। भाई लिटिगेंट है तो करप्शन ख़त्म करो। मैं चुप रहता हूँ। आज मैं ये कहता हूँ, अगर करप्शन ख़त्म हो जाए, बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए इस पाकिस्तान में, तो मैं सरेंडर कर जाऊँगा। किसी अदालत में नहीं जाऊँगा, न सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा अपने केस लेके, ना मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, ना मैं सेशन जज के पास जाऊँगा इंदराज मुकदमा के लिए। ये चीज़ें मेरी कर लें, शेयर है, मैं कर रहा हूँ, मैं ऑफर दे रहा हूँ, वरना फिर मेरे जैसे कोई और लोग आ जाएंगे। ये तो कुदरत मौका देती है। मैं इस काबिल कहाँ कि करप्ट लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाऊँ। और हुकूमत के अंदर बड़े बड़े लोग मेरी पिटीशंस की
या रिस्पॉन्डेंट्स के नाम चेक करें, मुखालफिन के नाम जो लिखता हूँ फरहत इकबाल बनाम फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, तो मुझे एक सरकारी वकील कहें आपका तो लेवल जो है डिप्टी कमिश्नर से नीचे है ही नहीं, हर पटिशन में आपका लेवल डिप्टी कमिश्नर से ऊपर है, सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म। तो मैंने कहा जी ये गवर्नमेंट की नाहिली है कि मुझे जैसे बंदों को छोटे छोटे मसले लेके यहाँ पे अदालतों में आना पड़ा है। इतने मसाइल हैं जो कि मैं पटिशन दायर करता था तो गौर कर लेते थे, मसला हल हो भी जाता था। बहरहाल मेरी बात बहुत तवील हो गई है, आपने मुझे बर्दाश्त किया है, आपने मेरे साथ इतना मतलब जो टाइम गुजारा है, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसका अजर देगा। तो मेरा मकसद आपसे यही कहना है कि आप करप्शन के खिलाफ कुछ ना कुछ हिस्सा डालें, आप करप्शन को ख़त्म करके रहें, अपना एक इत्तेहाद में अपनी टीम बना लें, अपना कुछ काम करें। जैसे मैंने अपनी टीम बना के नेशनल बैंक के खिलाफ डाल दी थी, अरबों रुपए की करप्शन हो रही है नेशनल बैंक में, पता नहीं कौन कौन से इदारे, अब मैं बता नहीं सकता, तो वो करप्शन जो है ना वो आश्कार होगी। ये फिर बातें किसी और टाइम होंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, आपने मेरी बातें सुनी, कड़वी कसीली, लेकिन कमेंट्स ज़रूर करना है। अगर नहीं तो फिर आप SMS करके पहले मुझसे वक्त ले लें, मैं आपसे बिलमुशाफा फ़ोन पे बात कर सकता हूँ, क्योंकि माह रमज़ान का महीना है, कुछ हमारी मजबूरियाँ, घर से बाहर जाते हैं तो रोज़ा की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है, घर में ज़्यादा रहते हैं, रेस्ट पे हैं, तो ईद के बाद फिर कोर्ट में जाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान दे दिए जो कि सुकून से बात सुनो, वो कहते हैं कि आपका स्टाइल लतीफ़ खान खोसा से मिलता जुलता है। मैंने कहा लतीफ़ खान खोसा जो है वो मेरे ब्रदर्स हैं, क्योंकि उन्होंने और मैंने एक साथ प्रैक्टिस शुरू की थी, वो और मैं जो है एक ही उम्र के लगते हैं, और इसलिए वो मेरे सीनियर हैं थोड़ा सा, तो मैं उनकी अगर कहते हैं नकल करता हूँ, कॉपी करता हूँ, तो उनकी मेहरबानी कि जो कमेंट्स देते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बाहर जो है ना अदालत में वो ऐसा नज़र नहीं है, लेकिन अदालतों में आप गरजते हैं, गूंजते हैं, जैसे जो स्टाइल होता है वो एग्रेसिव होता है। मैंने कहा वहाँ इंसाफ होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा लीनियंट हो गया अदालतों में तो जज ये कहेगा ये ऐसी फजूल किस्म की पटिशन लेके आ गई। हाँ, जब जज अगर पहले से रेडी माइंड बना चुका है कि मैंने इसको रगड़ा लगाना ही लगाना है, वो बहुत सारे जज मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं हाई कोर्ट के, मुझे पता है, लेकिन अल्लाह ने इज्जत दी है, अल्लाह ने बचाना है, जो मर्जी कर, खुदा की कसम है, मुझे अल्लाह ने इतना बचाया है ना करप्ट लोगों से, बड़े बड़े टाइकून से। बता रहा हूँ ना कि खुद मुझसे पूछते थे फरहत इकबाल कहाँ, हो सकता है वो मुझे मार देते, हो सकता है वो कुछ करे, लेकिन मैं ये कहता हूँ भरोसा मेरा अल्लाह पे है, अपने रब पे भरोसा है, इसलिए फिर मैं कभी कभार इन लोगों को अदालतों में घसीट लेता हूँ, आ जाओ भाई ये फ़लाँ फ्रॉड है, ये फ़लाँ गलत काम हुआ है, इज्तिमाई मफाद की खातिर, क्योंकि उसमें मुझे खुद महंगाई है, महंगाई के ऊपर मैंने पटिशन किसी और की वजह से नहीं की, खुद मुतासरा होकर की है। जब मैंने कहा है कि हर गरीब को 12,000 रुपये वज़ीर आज़म इमरान खान दे क्योंकि उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, तो उन्हें मेरे खाते में भी 12,000 डाल के मुझे गैर मुतासरा कर दिया। जज कहने लगा जी आप तो मुतासरा ही नहीं, अब तो हम केस डिस्पोज ऑफ करते हैं। एग्रीव्ड होना ज़रूरी है अदालतों में जाने के लिए। पहला सवाल ये है, आर यू एग्रीव्ड, क्या मुतासरा शख्स हैं? अगर नहीं, सॉरी। तो ये इसलिए कोशिश करता हूँ कि मुज्तमाई मसाइल को, अभी मैंने एक पटिशन दायर की है रिकवरी ऑफ अमाउंट फ्राम वापडा, कि वापडा ने जो गलत हमसे पैसे वसूल किए ना वो हमें वापस कीजिए। अब मैं हमें में लफ्ज़ इस्तेमाल मैं इसलिए नहीं कर सकता, वो मैं अकेले ने किया है, अगर मुझे मिलेंगे तो पूरी कौम को मिलेंगे। उसको हमने दायर किया हुआ है, समात है 29 अप्रैल 2024 को। दुआ करें कि वो अंडरटेकिंग आ गई है कि हुकूमत ने देने हैं पेमेंट, लेने तो वापडा ने हैं, वापस करना हुकूमत ने है, यानी अप्रूवल हुकूमत देगी। तो फिर उन्होंने पैरावाइज कमेंट्स में बता दिया कि फरहत इकबाल की जो गलत हमने पैसे लिए ना फरहत इकबाल से, वो हम हुकूमत से अप्रूवल लेके देंगे। ये रिटर्न आ गया है। अब वापस करने के लिए हुकूमत की अप्रूवल ज़रूरी है। ये एक बहाना है, हालांकि वापडा खुद लेती है, खुद ही वापस कर सकती है। मुझे मेरा जो अमाउंट है
जो ज़्यादा वसूल कर चुकी है वो एक चेक बना के मुझे दे दे। अब एक चेक मेरा बनेगा तो कह रहे जी लाखों लोग गलत पेमेंट कर चुके हैं, यानी ज़्यादा पेमेंट कर चुके हैं, उसको भी वापस देना। ये अब इशू बना हुआ है कि फरहत इकबाल को अगर वापडा पैसे वापस करती है तो पूरी आवाम को देना पड़ेगा। अब इसमें जज भी चुप हो जाते हैं और इसको लिंगर ऑन कर रहे हैं 2010 से ही आता 2024 हो गया है। पहली रिकवरी सूट मैंने किया था 2010 में वापडा के खिलाफ। उसका ये है कि अंडरटेकिंग आ गई रिपोर्ट में कि हमने इनसे वापस जो वसूली की है वो वापस देने को तैयार हैं, मगर गवर्नमेंट जो है उससे अप्रूवल लेनी जरूरी है। वापडा अपनी अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को, अथॉरिटी को ऊपर नहीं लिख रहे, ये इशू है। इस वक्त वापस करने का इशू नहीं है, वो एडमिटेड है कि हमने फरहत इकबाल से ज़्यादा अमाउंट ली है। वापस कब करेंगे? जब गवर्नमेंट इजाज़त देगी। तो मैंने कहा जी आप मुझे मेरे 5 रुपए का मुझे रिकवरी दे दें। मैं तो लेने को तैयार, मेरे पैसे 1 रुपये में मैं नहीं छोड़ सकता। जो मैंने दिए हैं वापडा को, गलत लिए हैं वापडा ने, वो तो मुझे वापस करे ना। इस बात पे फिर कहते हैं जी आपने हमारे पर 50 से ज़्यादा केस क्यों की। मैंने कहा जी आप जब बिलों में इतनी ज़्यादा डंडियाँ मारेंगे तो मैं तो हर महीने आप पे केस करने के अख्तियार रखता हूँ। हर महीने का बिल गलत है तो आप केस कर सकते हो। तो 50 से ज़्यादा वापडा पे केस आ गए हैं तो वापडा को खुद सोचना चाहिए कि सरकारी वकीलों को लाखों रुपए फीसें दे रहे हैं और मेरा जो है 1 लाख तकरीबन का डिस्प्यूटेड अमाउंट का बिल है। अब देखें ना, नफ़ा ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। 1 लाख की खातिर मुझे अंदाज़ा है कि 30-35 लाख रुपए वापडा ने सरकारी अपने वकुला को दिए। वो मुझे अकाउंट ब्रांच जो है ना वापडा की, उन्होंने मुझे बताया कि यार तेरे केसों में हमें आमदनी तो हुई नहीं है और खर्चे जो 30 लाख तक हमारे पेमेंट्स हम कर बैठे, क्योंकि वो 35,000 रुपये देते हैं एक केस का हाई कोर्ट के किसी वकील को। तो ये फरहत इकबाल के केस में आपने पेश होना है, ये आपकी फीस। इशू क्या है कि मेरी अमाउंट मुझे वापस दीजिए। मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ या अवाम के लिए लड़ रहा हूँ, कौम के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मुझे मिलेंगे तो कौम को मिलेंगे। क्या मैं ये गलत कर रहा हूँ? लूट मार को रोकने के लिए मैं जो काम करता हूँ गलत करता हूँ? अगर मैं गलत करता हूँ मुझे आप बताएं। कुछ लोग मीडिया में मेरे साथ आजकल की जो नाराज़गी चली आ रही है वो यही कहते हैं कि यार तुम्हारे केस हार्ड होते हैं, हम उसकी कवरेज नहीं कर सकते, हम उसको छाप नहीं सकते, आप तो मतलब इतने हार्ड केस हैं। मैंने कहा यार तुम ना छापो, मैंने तुम्हें छपवाने के लिए तो नहीं दी है ना। मैंने तो 1990 से मेरा एक पिटीशन दायर कर रहा हूँ। जब मेरे दोस्त ताहिर नदीम मुल्तान के मीडिया के बड़े इंतहाई मिलनसार दोस्त इफ्तिखार साहब, उस वक्त इफ्तिखार रफी साहब, उनसे मैं बड़ा मुतासिर हूँ। सबसे मेहनती बंदा मैंने वो देखा कि पूरी दिन कोर्ट में खड़ा होकर कवरेज करता है। आज तो मसला और है। बहरहाल मैंने उनसे ये नहीं कहा कि आप मुझे कवरेज दें ना दें, मैंने केस दायर करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे सामने कोई रिश्वत मिले, बस मेरा ये है। कोई भी दारा का सरकारी है अगर मेरे सामने रिश्वत लेता है तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसको रोकूं, और मेरे पास यही इख्तियार है कि मैं उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकता हूँ, उसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी कर सकता हूँ। और कई लोगों को मैंने जेल भिजवाया भी है, इसलिए वो मेरे से नाराज़ रहते हैं कि यार तुम तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हो सरकारी में। मैंने कहा रिश्वत ना ले, मैं चुप कर जाता हूँ। मेरा तार लड़ाई रिश्वत तक, जो रिश्वत लेगा मैं उसका मुखालिफ हूँ, वो मेरा मुखालिफ है। और बचाने वाला अल्लाह की ज़ात है। ये मैंने देखा है आपने इस 40-30 40 साल 1978 से अब तक कि मेरे ऊपर कितने कातलाना हमले हुए, मेरे कितने मेरे ऊपर जबर जुल्म वाले मामला हैं, लेकिन कुदरत ने बचाया। एक कहता जी मैं आपको जीप में नीचे देने के लिए जीप निकाली तो मेरी जीप खराब हो गई। मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से है। वो खुद मुझे कह रहे हैं। एक बंदा कहना कि मैंने आप इतने जादू किए, आप पे जादू असर ही नहीं हो रहा। मैं कहा ये अल्लाह की तरफ से। एक बता रहा हूँ कुदरत बचाने को है ना, तो सारी दुनिया जोर लगा ले तो कुछ नहीं कर सकती। मैं एक सामने में बैठा हूँ, जो मेरा पटिशन्स हैं उनकी जो हिसास पटिशन्स मेरी जो पड़ी हैं, अगर उनके देखेंगे तो कहेगा यार इसको तो बड़े लोगों ने मरवा देना था। मैंने कहा जी अल्लाह मारना था,
सकता है, ना चाहे तो क्या कर सकता है। जब अल्लाह मेरी हिफाजत कर रहा है कि मैं गलत हूँ तो मुझे अल्लाह सजा देगा। किसी न किसी बीमारी से मार देगा, कोई और वजह भी तो हो सकती है। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि बंदा ही मारे। जो गलत होता है तो अल्लाह ताला उसको सजा दे देता है। ये तो कुदरत भी तो सजा देती है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि दूसरा बंदा मुखालिफ आके मार दे। तो मेरा कहने का यही मकसद है, आपसे यही मेहरबानी करें कि ये रिश्वत की जो बाह जल रही है और बड़ी बस कहाँ तक पहुँच गई है, बड़े बड़े घरों तक पहुँच गई है। मैं हैरान होता हूँ भाई कि बड़े बड़े घर कहाँ से बन रहे हैं। अगर सही बन रहे हैं तो ठीक है, अल्लाह ताला उनको और दे। अगर गलत तरीके से बना रहे हैं, गलत कमाई से बना रहे हैं, खुदा रहा सोचिए, पाकिस्तान के लिए सोचिए। हम भी लोगों को कह सकते थे कि अब बताएं दें पैसे जी, हमने जज से बात करना है। पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, हलाल कमाना मुश्किल है, हराम कमाना। मैं आपसे कह सकता हूँ कितने कितने लोग जो वो पैसे लेके फैसले करते हैं, लेकिन अभी मैं नाम नहीं लूँगा। बस ये बात अगली वीडियो में बताऊँगा कि कैसे मैंने एक बात आप कुछ बतानी है जो राज में है कि कैसे एक पैसे डिलीवर हुए एक जज को और कैसे फैसले हुए। बड़ा नाम है उसका, और एविडेंस उस वक्त मैं दूंगा जब मैं उसे पूछूंगा कि तुमने पैसे जो फलां जज को दिए थे, क्या उसको मैं ओपन कर सकता हूँ, एविडेंस दे सकता हूँ कि हाँ हल्फन। अगर वो कह देता है कि हाँ मैं हल्फ उठा के कहूँगा कि फलां जज को पैसे दिए हैं, दिलवाए हैं, बड़े नाम है उसका, बड़े जज है, तो फिर मैं आपको बताऊँगा उस जज का नाम। और भी बहुत सारी बातें। बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करें करप्शन के खिलाफ जहाँ तक हो सके 10 मिनट 8 मिनट 20 मिनट जो भी सोच के मुझे कमेंट ज़रूर करना। आपका बहुत शुक्रिया। नंबर मैंने अपना जो है वो साथ ही आपको अटैच कर दिया है, लेकिन करने से पहले आप SMS कर दें कि हमने आपसे बात करनी है, ताकि मुझे टाइम निकालने में आसानी हो जाए आपसे बात करने की राब्ते के लिए। बहुत बहुत ये शेयर ज़रूर करना है। हो सकता है कि मेरे मरने के बाद कोई ऐसे बंदे खड़े हो जाएं, मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाएं, करप्शन को ख़त्म करना, रिश्वत को ख़त्म करना। कोशिश तो करें ना, कोशिश तो करें। जब कोशिश करेंगे तो ये पाकिस्तान बिल्कुल करप्शन फ्री हो जाएगा, करप्शन इसके अंदर रहेगी नहीं। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका।